Q1 निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी डेट्राइटिवोर हैं? 1. केंचुआ, 2. जेलीफिश, 3. सहस्रपादी मिलीपीड, 4. समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, 5. काष्ठयुका वुडलाइस। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 4B, केवल 2, 3, 4 और 5C, केवल 1, 3 और 5D, 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर सी। व्याख्या: केंचुआ, मिलीपीड और वुडलाइस ये तीनों अपरदहारी हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों अपरत को खाकर पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण में मदद करते हैं। जेलीफिश यह एक मांसाहारी जीव है जो छोटे समुद्री जीवों का शिकार करती है, न कि मृत पदार्थों को खाती है। समुद्री घोड़ा ये भी एक मांसाहारी मछली है जो मुख्य रूप से छोटे क्रस्टेशियंस और प्लवक का सेवन करती है। Q2 अक्सर जिम जाने वाले लोगों को गहन कसरत के बाद अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन या ऐंठन का सामना करना पड़ता है। अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन का प्राथमिक कारण निम्न में से कौन सा है? ए. होल प्रोटीन सप्लीमेंट का अत्यधिक सेवन, बी. मांसपेशियों के एक भाग का दूसरे भाग के विरुद्ध घर्षण, सी. मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक एसिड का उत्पादन और संचयन, डी. वर्कआउट से पहले अपर्याप्त वार्म अप व्यायाम। सही उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प ऑन सी। भारी व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मांसपेशियां ऊर्जा के लिए अवायवीय श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। यही मांसपेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण है। विकल्प ऑफ ए प्रोटीन सप्लीमेंट का सीधा संबंध मांसपेशियों के अचानक संकुचन या तत्काल ऐंठन से नहीं होता। विकल्प ऑफ बी मांसपेशियों के बीच घर्षण से चोट लग सकती है, लेकिन यह ऐंठन का जैविक कारण नहीं है। विकल्प और डी अपर्याप्त वार्म अप से खिंचाव का खतरा बढ़ता है, लेकिन ऐंठन के पीछे रासायनिक कारण लैक्टिक एसिड ही है। Q3 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैक्टीरियोफेज शब्द का सही वर्णन करता है? ए. होल वायरस का एक समूह जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, बी. होल बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक छोटा गोलाकार DNA अणु, सी. ऐसी दवाइयां जिनकी क्रियाविधि जीवाणुओं की कोशिका गतिविधि को रोक देती है, बिना सीधे जीवाणुओं को मार डाले, डी. होल संक्रमण जो तब होता है जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं। सही उत्तर ए। व्याख्या: विकल्प ऑफ ए बैक्टीरियोफेज वे वायरस होते हैं जो केवल बैक्टीरिया जीवाणुओं को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें संक्रमित कर नष्ट कर देते हैं। विकल्प ऑफ बी इसे प्लाज्मिड कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज नहीं। विकल्प ऑफ सी ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक दवाओं का वर्णन है। विकल्प ऑफ डी ये सामान्य जीवाणु संक्रमण की परिभाषा है। Q4 निम्नलिखित रसायनों पर विचार करें। 1. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, 2. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, 3. कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4. परफ्लुओरोकार्बन PFC। उपर्युक्त में से कितने महत्वपूर्ण ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं? ए. होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल केवल 3, डी. होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: CFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये दोनों क्लोरीन युक्त पदार्थ हैं जो ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। HFC और PFC ये ग्रीन हाउस गैसें तो हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं, लेकिन इनमें क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं होता, इसलिए ये सीधे तौर पर ओजोन परत का क्षय नहीं करते। Q5 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. जीवाणु, 2. कवक, 3. वायरस। उपर्युक्त में से किसे कृत्रिम सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? ए. होल केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या: जीवाणु और कवक इन्हें प्रयोगशाला में पेट्री डिश या अन्य कृत्रिम पोषक माध्यमों पर उगाया संवर्धित जा सकता है। वायरस को जीवित मेजबान कोशिका जैसे इंसान, जानवर या बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। इन्हें किसी निर्जीव कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। Q6 जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषक वायुमंडल में फैलते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. धुएं का निर्माण, 2. अम्लीय वर्षा का कारण, 3. ओजोन परत क्षरण का कारण, 4. ग्लोबल वार्मिंग का कारण। उपर्युक्त में से कितने में जीवाश्म ईंधन के जलने का महत्वपूर्ण योगदान है? ए. होल केवल 1, बी. होल सिर्फ 2, सी. होल केवल 3, डी. होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या: धुआं, अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग
जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली CO_2, SO_X और NO_X गैसें सीधे तौर पर इन तीनों समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। ओजोन परत क्षरण, इसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और हैलोन जैसे रसायन है, न कि जीवाश्म ईंधन से निकलने वाले सामान्य प्रदूषक। Q7 विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों मानव शरीर में उनके स्थान और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ग्रंथियां। शरीर का भाग। स्रावित हार्मोन। 1. थायराइड ग्रंथि। गुर्दे का अग्रभाग। थायरॉक्सिन। 2. पिट्यूटरी ग्रंथि। मस्तिष्क का आधार। वृद्धि हार्मोन। 3. अधिवृक्क ग्रंथि। ट्रैकिया। एड्रेनालाइन। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 3 और D होल कोई नहीं। सही उत्तर A। व्याख्या। युग्म 1 गलत है। थायराइड ग्रंथि गले गर्दन में होती है, न कि गुर्दे के पास। युग्म 2 सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन स्रावित करती है। युग्म 3 गलत है। अधिवृक्क, एड्रीनल ग्रंथि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। ट्रैकिया, श्वास नली के पास थायराइड ग्रंथि होती है। Q8 वर्मी कंपोस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है। 2. वर्मी कंपोस्ट में ह्यूमस और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। 3. वर्मी कंपोस्टिंग लाल विगलर कृमि की उपस्थिति में बेहतर काम करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर C। व्याख्या। कथन 1 सही है। वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं जैसे लाल विगलर का उपयोग जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए किया जाता है। कथन 2 सही है। यह प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार करती है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक ह्यूमस और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 3 सही है। लाल विगलर, रेड विगलर्स, केंचुओं की सबसे प्रभावी प्रजाति मानी जाती है क्योंकि वे जैविक कचरे को बहुत तेजी से विघटित करते हैं। Q9 निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार करें। 1. खेतों में फसल अवशेष जलाना। 2. पशुओं द्वारा ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वायु का सेवन। 3. पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। 4. दहन प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण। उपर्युक्त में से कितनी प्रक्रियाओं में वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C। व्याख्या। प्रक्रिया 1 और 4, दहन। किसी भी चीज को जलाने, जैसे फसल अवशेष या ईंधन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण भी दहन के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। प्रक्रिया 2, श्वसन। पशु और मनुष्य ग्लूकोज को तोड़ने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया 3, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO_2 का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन ऑफ O_2 को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते हैं, न कि उसका उपयोग करते हैं। Q10 कृषि में एक महत्वपूर्ण कार्य मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना है। इस संदर्भ में मिट्टी की जुताई या गुड़ाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पोषक तत्वों से भरपूर उपमृदा को ऊपरी सतह पर लाता है। 2. यह पौधों और फसलों की जड़ों को मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। 3. यह कृषि क्षेत्रों से खरपतवार हटाने में मदद करता है। 4. यह मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल केवल 3, D खोल सभी 4। सही उत्तर C। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। जुताई से नीचे के पोषक तत्व ऊपर आते हैं। मिट्टी ढीली होने से जड़ें आसानी से गहराई तक जाती हैं और ये अनचाहे खरपतवारों को उखाड़ फेंकती है। कथन 4 गलत है। वास्तव में अत्यधिक जुताई या मिट्टी को ढीला करने से मिट्टी के कण ढीले हो जाते हैं, जिससे हवा और पानी द्वारा मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, कम नहीं होता। Q11 ठंडे कक्ष में संग्रहीत फल लंबे समय तक भंडारण जीवन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि A सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से रोका जाता है। B होल पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। C होल श्वसन की दर कम हो जाती है। D होल आर्द्रता में वृद्धि होती है। सही उत्तर C। व्याख्या। विकल्प ऑन C
फल जीवित अंग होते हैं जो तोड़ने के बाद भी श्वसन करते हैं। तापमान कम होने से फलों की एंजाइमी गतिविधि और श्वसन दर धीमी हो जाती है, जिससे वे देर से पकते हैं और खराब नहीं होते। अन्य विकल्प, यद्यपि अंधेरा और आर्द्रता सहायक हो सकते हैं, लेकिन भंडारण जीवन बढ़ाने का प्राथमिक वैज्ञानिक कारण श्वसन दर में कमी आना है। Q12 निम्नलिखित कृषि विधियों पर विचार करें। 1. मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पौधों या जानवरों के अपशिष्ट का उपयोग करना। 2. अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगाना। 3. 2 फसलों के बीच खेत को खाली छोड़ना। 4. सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का उपयोग करना। उपर्युक्त विधियों में से कितनी विधियों का उपयोग मिट्टी की पोषक तत्वों से पुनः भरने के लिए किया जाता है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C। व्याख्या। विधि 1, खाद, 2 फसल चक्रण और 3 परती छोड़ना। ये तीनों पारंपरिक तरीके मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप से बहाल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विधि 4, स्प्रिंकलर। ये सिंचाई की एक विधि है जिसका उद्देश्य पानी की बचत करना है, मिट्टी के पोषक तत्वों को फिर से भरना नहीं। Q13 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I, पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का एक संयोजन है। कथन 2, प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान जैविक स्थितियों से है, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर विद्यमान अजैविक स्थितियों से है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A, कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन I का सही व्याख्या है। B होल, कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन I का सही व्याख्या नहीं है। C होल, कथन I सही है लेकिन कथन 2 गलत है। D होल, कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर C। व्याख्या। कथन I सही है। पर्यावरण में प्राकृतिक, पहाड़, नदियां और मानव निर्मित सड़कें, इमारतें दोनों घटक शामिल होते हैं। कथन 2 गलत है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक, बायोटिक माइनस जीवित, और अजैविक, एबायोटिक माइनस निर्जीव जैसे हवा, पानी दोनों स्थितियां शामिल होती हैं। मानव निर्मित पर्यावरण का अर्थ उन चीज़ों से है जो मनुष्यों ने बनाई हैं, इसका अजैविक शब्द से विशेष संबंध नहीं है। Q14 मिट्टी में पाए जाने वाले ह्यूमस तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ह्यूमस गहरे रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो सड़े गले जीवों से बनता है। 2. ह्यूमस में लगभग 60% कार्बन और 6% नाइट्रोजन होता है। 3. कींचुए मिट्टी में खनिजों के साथ ह्यूमस को मिलाने में मदद करते हैं। 4. भारत की लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। ह्यूमस पौधों और जंतुओं के अपघटन से बनता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात C/N रेशियो लगभग 10:1 के आसपास स्थिर होता है। 60% कार्बन और 6% नाइट्रोजन इसी श्रेणी में आते हैं और केंचुए इसे मिट्टी के साथ मिलाने का कार्य करते हैं। कथन 4 गलत है। भारत की लेटराइट मिट्टी में तीव्र निक्षालन, लीचिंग और उच्च तापमान के कारण सूक्ष्म जीवों की अधिक सक्रियता होती है, जिससे ह्यूमस का तेजी से विनाश हो जाता है। अतः इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। Q15 जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना जिम्मेदार है? 1. प्रकीर्णन। 2. अपवर्तन। 3. आंतरिक अपवर्तन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। अपवर्तन और प्रकीर्णन। विक्षेपण। जब प्रकाश की बूंद में प्रवेश करता है तो वह मुड़ता है, अपवर्तन, और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, विक्षेपण, प्रकीर्णन। कथन 3, आंतरिक अपवर्तन गलत है। इंद्रधनुष के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिम्मेदार होता है, न कि आंतरिक अपवर्तन। Q16 रक्त के विभिन्न घटकों और उनके प्रमुख कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। रक्त के घटक। प्रमुख कार्य। 1. रेड ब्लड सेल, विभिन्न ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन। 2. श्वेत रुधिराणु, मुख्य रूप से रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार। 3. प्लाज्मा, पूरे शरीर में पोषक तत्वों और हार्मोनों के परिवहन में मदद करता है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B।
व्याख्या। युग्म 1 सही है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाती हैं। युग्म 2 गलत है। रक्त के जमने क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स जिम्मेदार होते हैं। श्वेत रुधिराणु ऑफ डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा प्रणाली इम्यूनिटी का हिस्सा हैं। युग्म 3 सही है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो पोषक तत्वों, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोनों का वहन करता है। Q17 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में निश्चित अनुपात का नियम संतुष्ट होता है? ए होल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण, बी होल रेत और नमक का मिश्रण, सी होल चीनी का पानी में घुलना, डी होल बर्फ का पिघलना। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ऑफ ए निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि एक रासायनिक यौगिक जैसे H_2O में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 रहता है। विकल्प ऑफ बी और ऑफ C:2 ये भौतिक मिश्रण हैं, इनमें अनुपात निश्चित होना जरूरी नहीं है। विकल्प ऑफ D:2 यह केवल अवस्था परिवर्तन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं। Q18 वायुमंडल पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। इस संदर्भ में यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा? 1. आवाज का सुनाई न देना, 2. पक्षियों का नहीं उड़ना, 3. दैनिक औसत तापमान में उच्च उतार चढ़ाव। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D केवल 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम हवा की आवश्यकता होती है। बिना वायुमंडल के हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। कथन 2 और 3 भी वैज्ञानिक रूप से सही परिणाम है। हवा के बिना पक्षियों को ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट नहीं मिलेगी और वायुमंडल के बिना ग्रीनहाउस प्रभाव के अभाव में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होंगी। हालांकि दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक चयन ए केवल 1 स्रोत सामग्री के आधार पर हो सकता है, परंतु तार्किक रूप से तीनों सही हैं। नोट: यूपीएससी पैटर्न में अक्सर ऐसे प्रश्नों में सभी विकल्प सही माने जाते हैं। Q19 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भूजल की बढ़ती कमी के लिए जिम्मेदार हैं? 1. जल रिसाव के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि, 2. कृषि में बाढ़ सिंचाई पद्धति के स्थान पर ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाना, 3. पेय पदार्थ उद्योगों की संख्या में वृद्धि। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 3B केवल 1 और 2C केवल 3D केवल 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 3 सही है। उद्योग भूजल का भारी मात्रा में निष्कर्षण निकासी करते हैं। कथन 1 गलत है। यदि जल रिसाव सीपेज का क्षेत्र बढ़ेगा तो भूजल रिचार्ज होगा, कमी नहीं आएगी। कंक्रीट के निर्माण से यह क्षेत्र घटता है, जो समस्या है। कथन 2 गलत है। ड्रिप सिंचाई पानी बचाती है, ये भूजल की कमी को रोकती है, बढ़ाती नहीं। Q20 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मार्बल कैंसर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए हॉल मानव के फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक नई प्रकार की चिकित्सा स्थिति, बी होल एक अनोखा प्रकार का कैंसर जो संगमरमर के खनन में शामिल श्रमिकों को प्रभावित करता है, सी फोल अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर के स्मारकों का क्षरण, डी कवक के कारण संगमरमर की सतह पर व्यापक जैविक गतिविधि। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प ऑफ सी वायुमंडल में मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल एसिड रेन बनाते हैं तो वे संगमरमर CaCO_3 के साथ अभिक्रिया कर उसे नष्ट कर देते हैं। इसी को मार्बल कैंसर कहते हैं, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना। Q21 निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानवजनित स्रोत है? एक होल कपास, बी होल चावल, सी होल गन्ना, डी होल गेहूं। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑफ बी धान चावल के खेत मीथेन CH_4 और नाइट्रस ऑक्साइड N_2O- दोनों के प्रमुख उत्सर्जन स्रोत हैं। जलमग्न खेतों में अवायवीय परिस्थितियों के कारण मीथेन बनती है, जबकि नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अन्य विकल्प कपास, गन्ना और गेहूं भी कुछ मात्रा में गैसों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन चावल की खेती इन दोनों गैसों के संयुक्त उत्सर्जन के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। Q22 जंतु जिस वातावरण में रहते हैं उसमें जीवित रहने के लिए कुछ विशेषताएं विकसित करके अनुकूलन करते हैं।
इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. उनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होना। 2. लंबी पूंछ होना। 3. बड़े और चौड़े पंजे होना। 4. बड़े कान होना। उपरोक्त विशेषताओं में से कितनी विशेषताओं को ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए जानवरों के अनुकूलन के रूप में माना जा सकता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या। विशेषता 1 और 3 सही हैं। ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों में ठंड से बचने के लिए वसा की मोटी परत ब्लबर होती है और बर्फ पर चलने व तैरने के लिए चौड़े पंजे होते हैं। विशेषता 2 और 4 गलत हैं। लंबी पूंछ और बड़े कान आमतौर पर उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्रों के जानवरों में पाए जाते हैं ताकि वे शरीर की गर्मी को बाहर निकाल सकें। ठंडे क्षेत्रों में गर्मी बचाने के लिए कान छोटे होते हैं। Q23 पादप शरीर रचना के संदर्भ में पुष्प के निम्नलिखित भागों पर उनके कार्य वर्णन के साथ विचार कीजिए। फूल के भाग। कार्य विवरण। 1. पुंकेसर। यह फूल का नर प्रजनन भाग है। 2. स्त्रीकेसर। यह फूल का वह भाग है जहां पराग उत्पन्न होता है। 3. परागकोश। ये फूल का मादा प्रजनन भाग है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल सभी 3, डी कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या। युग्म 1 सही है। पुंकेसर स्टामेन फूल का नर अंग है। युग्म 2 गलत है। स्त्रीकेसर पिस्टिल कार्पेल मादा अंग है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं। युग्म 3 गलत है। परागकोश एंथर नर भाग का हिस्सा है, मादा भाग का नहीं। Q24 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दर्पण/लेंस। उपयोग। 1. अवतल दर्पण शेविंग मिरर। 2. अवतल लेंस आवर्धक लेंस। 3. उत्तल लेंस निकट दृष्टि दोष का सुधार। 4. उत्तल दर्पण वाहनों में रियर व्यू मिरर। ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1 युग्म, बी होल केवल 2 युग्म, सी होल केवल 3 युग्म, डी होल सभी 4 युग्म। सही उत्तर बी। व्याख्या। युग्म 1 और 4 सही हैं। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने शेविंग के लिए होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने के लिए होता है। युग्म 2 गलत है। आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। युग्म 3 गलत है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के सुधार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। Q25 बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि ए पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। बी होल पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। सी होल पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। डी होल उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प ऑन सी बॉल बेयरिंग सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लोटनी घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। इससे संपर्क क्षेत्र बहुत कम हो जाता है जिससे घर्षण कम होता है और मशीनें आसानी से चलती हैं। Q26 भारी सामान ले जाते समय कुली अपने सिर पर गोल कपड़ा क्यों रखते हैं? ए होल सिर के साथ भार के संपर्क के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। बी होल सिर के साथ भार के संपर्क के क्षेत्र को कम करने के लिए। सी सिर और भारी संभार के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए। डी होल गुरुत्वाकर्षण बल को कम करने के लिए। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ऑफ ए गोल कपड़ा पगड़ी जैसा रखने से भार के संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। चूंकि दाब इक्वल्स बल बाय क्षेत्रफल होता है इसलिए क्षेत्रफल बढ़ने से सिर पर लगने वाला दाब प्रेशर कम हो जाता है और बोझ उठाना आसान होता है। Q27 ध्वनि के विभिन्न गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ध्वनि के बढ़ते आयाम के साथ ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ती है। 2. ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि का तारत्व भी उतना ही अधिक होगा। 3. मनुष्यों में स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। 4. सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण करने से ध्वनि प्रदूषण कम हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। प्रबलता आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, तारत्व पिच आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर।
और मानव कंठ में वोकल कॉर्ड्स के कंपन से आवाज निकलती है। कथन 4 सही है। पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें सड़क किनारे लगाने से शोर कम होता है। इसे ग्रीन मफलर भी कहा जाता है। Q28 विटामिनों और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन कमी से होने वाला रोग। 1. विटामिन ए, रतौंधी। 2. विटामिन रिकेट्स। 3. विटामिन सी, स्कर्वी। 4. विटामिन डी, बेरी। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या। युग्म 1 और 3 सही हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। युग्म 2 गलत है। विटामिन की कमी से बेरी होता है, न कि रिकेट्स। युग्म 4 गलत है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियों की कमजोरी होता है। Q29 निम्नलिखित में से कौन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ए होल वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बी. पादपों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में जल की हानि। सी. पादपों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया। डी. खोल पादपों में निषेचन की प्रक्रिया। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑल बी। पौधों की पत्तियों और तनों, वायवीय भाग से रंध्रों के माध्यम से पानी का वाष्प बनकर उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। विकल्प ऑफ ए, ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है। विकल्प ऑफ सी और ऑफ डी इज टू, ये क्रमशः जल अवशोषण और प्रजनन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। Q30 निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ईंधनों के कैलोरीफिक मान के घटते क्रम में सही क्रम है? ए होल पेट्रोल हाइड्रोजन बायोगैस, CNG। बी. हाइड्रोजन CNG पेट्रोल बायोगैस। सी होल बायोगैस पेट्रोल CNG हाइड्रोजन। डी. CNG बायोगैस हाइड्रोजन पेट्रोल। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑफ बी। कैलोरीफिक मान ईंधन की दक्षता का सही क्रम है। हाइड्रोजन सबसे अधिक, लगभग 1,50,000, ग्रेटर देन CNG मीथेन 50,000, ग्रेटर देन पेट्रोल 45,000, ग्रेटर देन बायोगैस 35,000-40,000। Q31 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल है? ए होल स्थितिज ऊर्जा मुक्त ऊर्जा बनाने के लिए मुक्त की जाती है। बी होल मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर संग्रहित किया जाता है। सी होल भोजन के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। डी होल ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर विमुक्त होती है। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑफ बी। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सौर ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा को ग्रहण कर उसे ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में बदलकर संग्रहित करते हैं। विकल्प ऑन सी और ऑड डी ये श्वसन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, जहां ऊर्जा मुक्त होती है। Q32 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले कई पक्षियों की चोंच लंबी और बड़ी होती है। कथन 2। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में भोजन के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन आई और 2 दोनों सही हैं। वर्षावनों में संसाधनों के लिए बहुत होड़ होती है। पक्षियों जैसे टूकन ने लंबी चोंच विकसित की है ताकि वे उन डालियों तक पहुंच सकें जो उनका भार नहीं उठा सकती, जिससे वे उन फलों को खा सकें जहां दूसरे पक्षी नहीं पहुंच पाते। अतः कथन 2 कथन आई के अनुकूलन का सही कारण बताता है। Q33 हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रक्त में उचित लवणीय संतुलन बनाए रखता है। 2. पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्तेजित होने पर थायराइड ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। 3. अग्न्याशय द्वारा स्रावित ग्लूकागॉन हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? एक होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है।
एल्डोस्टेरोन गुर्दों द्वारा सोडियम और पोटेशियम लवण के संतुलन को नियंत्रित करता है। कथन 2 सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ती है जो थायराइड को सक्रिय करता है। कथन 3 सही है। ग्लूकागॉन यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में शुगर का स्तर बढ़ाता है, इंसुलिन के विपरीत। Q34 मानव आंख के किस भाग में वर्णक होते हैं जो उसका रंग निर्धारित करते हैं? A होल पुतली, B होल कॉर्निया, C होल आइरिस, D होल रेटिना। सही उत्तर C। व्याख्या। विकल्प ऑन C। आइरिस परितारिका आंख का वो रंगीन हिस्सा है जिसमें वर्णक पिगमेंट्स होते हैं। इसी के आधार पर आंखों का रंग काला, भूरा या नीला होता है। अन्य भाग पुतली प्रकाश को अंदर जाने देती है, कॉर्निया बाहरी सुरक्षा परत है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। Q35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है। 2. वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। 3. वायरस एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही संचारित होते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A होल केवल 1, 1B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। वायरस के पास अपनी कोई चयापचय मेटाबॉलिज्म प्रणाली या ऊर्जा उत्पादन के लिए एंजाइम नहीं होते। वे ऊर्जा के लिए पूरी तरह से मेजबान कोशिका पर निर्भर होते हैं। कथन 2 गलत है। वायरस को कृत्रिम या सिंथेटिक माध्यम जैसे पेट्री डिश में नहीं उगाया जा सकता। उन्हें जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। कथन 3 गलत है। वायरस केवल जैविक वाहकों मच्छर आदि से ही नहीं बल्कि हवा, पानी और सीधे संपर्क से भी फैल सकते हैं। Q36 कोशिका संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से आबद्ध केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से आबद्ध केंद्रक नहीं होता। 2. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम झिल्ली से आबद्ध होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे मानव कोशिका में एक स्पष्ट नाभिक होता है जो झिल्ली से घिरा होता है जबकि प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। कथन 2 गलत है। राइबोसोम किसी भी कोशिका चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक में झिल्ली रहित नॉन मेम्ब्रेन बाउंड अंगक होते हैं। राइबोसोम के चारों ओर कभी झिल्ली नहीं होती। Q37 समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। 2. समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। 3. आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के निदान और उपचार में किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल सिर्फ 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर B। व्याख्या। कथन 1 गलत है। समस्थानिक आइसोटोप्स में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। कथन 2 सही है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है इसलिए रासायनिक गुण समान रहते हैं लेकिन द्रव्यमान अलग होने से भौतिक गुण बदल जाते हैं। कथन 3 सही है। आयोडीन के समस्थानिक I-131 का उपयोग विशेष रूप से थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। नोट: कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग भी कैंसर में होता है। Q38 मानव शरीर में हड्डियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वयस्कों में मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना होता है। 2. फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी है। 3. मैंडिबल मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है। 4. फिबुला मानव शरीर की सबसे पतली और हल्की हड्डी है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। एक वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं और जांघ की हड्डी फीमर सबसे लंबी और मजबूत होती है। कथन 3 गलत है। मैंडिबल निचला जबड़ा चेहरे की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है। कथन 4 गलत है। शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी कान की स्टेप्स होती है। Q39 तांबे की मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाय हैं। 1.
पीतल तांबे और टिन की मिश्र धातु है। 2. कांस्य तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D, न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर D। व्याख्या: कथन एक गलत है। पीतल, ब्रास, तांबे और जस्ते जिंक का मिश्रण है। कथन 2 गलत है। कांस्य, ब्रॉन्ज, तांबे और टिन का मिश्रण है। प्रश्न में दोनों को आपस में बदल दिया गया है। Q40 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आघातवर्धनीय पदार्थ होगा? A होल एक लोहे की कील, B होल कोयले का टुकड़ा, C होल एक मोटा एल्यूमिनियम तार, D होल एक पेंसिल लैड। सही उत्तर C। व्याख्या: विकल्प ऑन C, आघातवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी, धातुओं का वो गुण है जिससे उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। एल्यूमिनियम एक धातु है और इसमें ये गुण सबसे अधिक है। विकल्प ऑफ A, लोहा भी धातु है लेकिन एल्यूमिनियम की तुलना में इसे चादर में बदलना कठिन है। विकल्प और B, ये अधातु कार्बन ग्रेफाइट हैं, इन्हें पीटने पर ये टूट जाएंगे। भंगुरता। Q41 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ऑस्मोसिस परासरण की प्रक्रिया के दौरान विलायक सांद्रित विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है। 2. रिवर्स ऑस्मोसिस में तनु विलयन पर बाह्य दबाव लगाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D, न तो 1 न ही 2। सही उत्तर D। व्याख्या: कथन 1 गलत है। परासरण में विलायक जैसे पानी, तनु कम सांद्रता से सांद्रित अधिक सांद्रता की ओर जाता है। कथन 2 गलत है। रिवर्स ऑस्मोसिस RO में बाह्य दबाव सांद्रित विलयन जैसे खारा पानी पर लगाया जाता है ताकि पानी उल्टा प्रवाहित हो सके। दोनों कथनों में दिशाएं गलत बताई गई हैं। Q42 उपकरणों और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपकरण। समारोह। कार्य। 1. कैलिडोस्कोप। इसका उपयोग परावर्तन के माध्यम से प्रकाश के पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। 2. पेरिस्कोप। इसका उपयोग उड़ती वस्तुओं की दिशा और स्थिरता बनाए रखने में किया जाता है। 3. टेलीस्कोप। इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। 4. जाइरोस्कोप। इसका उपयोग पनडुब्बियों में पानी की सतह के ऊपर देखने के लिए किया जाता है। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल सिर्फ 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B। व्याख्या: युग्म 1 और 3 सही हैं। कैलिडोस्कोप परावर्तन का उपयोग कर सुंदर पैटर्न बनाता है और टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है। युग्म 2 गलत है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों में छिपा रहकर बाहर देखने के लिए होता है। युग्म 4 गलत है। जाइरोस्कोप का उपयोग वस्तुओं की दिशा और कोणीय स्थिरता बनाए रखने के लिए होता है। प्रश्न में पेरिस्कोप और जाइरोस्कोप के कार्य बदल दिए गए हैं। Q43 एक दिन शीला अपनी मां के साथ एक जौहरी की दुकान पर गई। उसकी मां ने सुनार को चमकाने के लिए एक पुराना सोने का गहना दिया। जब वे गहने वापस लाए तो उन्होंने पाया कि उनके वजन में थोड़ी कमी आई है। वजन कम होने का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? A होल सोने का क्षरण, B होल एक्वारेजिया के साथ सोने की अभिक्रिया, C होल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोने की अभिक्रिया, D होल पारे के साथ सोने की अभिक्रिया। सही उत्तर B। व्याख्या: एक्वारेजिया अम्लराज, ये सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 का मिश्रण होता है। ये सोने को घोलने में सक्षम है। जब सोने को इसमें डाला जाता है तो इसकी ऊपरी परत घुल जाती है जिससे गहना चमकने लगता है लेकिन उसका वजन घट जाता है। Q44 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समस्थानिक का उदाहरण है? A होल प्रोटियम और ड्यूटेरियम, B होल कार्बन और ऑक्सीजन, C होल यूरेनियम और प्लूटोनियम, D होल कैल्शियम और आर्गन। सही उत्तर A। व्याख्या: विकल्प ऑफ A, प्रोटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स हैं। इनकी परमाणु संख्या 1 होती है लेकिन द्रव्यमान अलग होता है। विकल्प ऑफ D, कैल्शियम और आर्गन संभारिक इसोबार्स के उदाहरण हैं, समस्थानिक के नहीं। Q45 निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किया गया कार्य अधिकतम है? A, एक भारोत्तोलक कुछ मिनटों तक अपने कंधे पर एक पिंड को स्थिर रूप से पकड़े हुए है। B हॉल एक चिकनी क्षैतिज मेज पर बिना किसी बाह्य बल के गतिमान ब्लॉक। C,
किसी ग्रह के चारों ओर पूर्णतया वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करने वाला उपग्रह। डी। एक बच्चा खिलौना कार को जमीन के समांतर खींच रहा है। सही उत्तर डी। व्याख्या। कार्य वर्क। विज्ञान में कार्य तभी माना जाता है जब बल लगाने पर विस्थापन हो। विकल्प ऑफ ए, स्थिर स्थिति में विस्थापन शून्य है, अतः कार्य शून्य है। विकल्प ऑफ बी और सी, शून्य बाह्य बल या वृत्ताकार पथ, जहां बल और विस्थापन लंबवत हो में कार्य शून्य होता है। विकल्प और डी, यहां बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, इसलिए कार्य का मान अधिकतम होगा। Q46 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नाइट्रोजनी आधार साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में समान है। 2. डीएनए की तुलना में आरएनए रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील है। 3. डीएनए के विपरीत आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन एक सही है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोनों में पाए जाते हैं। कथन 2 गलत है। आरएनए डीएनए की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील और अस्थिर होता है। कथन 3 गलत है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है और एमआरएनए टीआरएनए के माध्यम से, जबकि डीएनए सूचना प्रदान करता है। Q47 पशुओं की प्रजनन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, सभी स्तनधारी जरायुज सजीव प्रजक विविपेरस जंतु हैं। कथन 2, जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी। व्याख्या। कथन आई गलत है। प्लैटिपस और एकिडना जैसे कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, अंडज, वे जरायुज नहीं हैं। कथन 2 सही है। जरायुज विविपैरस वे जीव हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और विकास शरीर के भीतर होता है। Q48 सूर्यास्त और सूर्योदय के दौरान आकाश के लाल रंग के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? ए प्रकाश किरणों को दिन के समय की तरह ठीक से बिखरने का अवसर नहीं मिलता है। बी हॉल शाम के समय हवा में एरोसोल की उच्च सांद्रता लाल रंग का कारण बनती है। सी होल सूर्य का उच्च कोण शाम के समय कम तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है जिससे लाल रंग उत्पन्न होता है। डी प्रकाश किरणों को बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है और वातावरण की कई परतों से गुजरना पड़ता है। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प ऑफ डी सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। कम तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश बिखर जाता है और केवल लंबी तरंग दैर्ध्य वाला लाल प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। Q49 ध्वनि तरंगों के बहुल परावर्तन की घटना विभिन्न क्रियाकलापों को करते समय हमारे श्रव्य अनुभवों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार करें। 1. हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करना। 2. कुशल ध्वनिरोधी सामग्री को डिजाइन करना। 3. एक सम्मेलन हॉल की घुमावदार छत का डिजाइन बनाना। उपर्युक्त क्रियाओं में से कितनी क्रियाओं में ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन की घटना लागू होती है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। घटना 1 और 3 स्टेथोस्कोप में ध्वनि नली के अंदर बार बार परावर्तित होकर कानों तक पहुंचती है। हॉल की घुमावदार छतें ध्वनि को परावर्तित कर सभी कोनों तक पहुंचाती हैं। घटना 2 ध्वनिरोधी सामग्री साउंड प्रूफिंग ध्वनि को अवशोषित अब्जॉर्ब करने के लिए होती है, परावर्तित करने के लिए नहीं। Q50 किशोरावस्था मानव शरीर में कई परिवर्तन लाती है। यौवनारंभ प्यूबर्टी इन परिवर्तनों के साथ शुरू होता है। जब किशोर प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाता है तो यौवन समाप्त हो जाता है। इस संदर्भ में यौवन के दौरान आवाज में परिवर्तन का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए स्वरयंत्र लैरिनेक्स की वृद्धि, बी ग्रसनी फेरेनेक्स की वृद्धि, सी रक्त प्रवाह में टेस्टोस्टेरॉन का स्राव, डी थायराइड ग्रंथि का विकास। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ऑल्प यौवन के दौरान लड़कों में स्वरयंत्र या लैरिनेक्स बड़ा हो जाता है जिससे आवाज गहरी और भारी हो जाती है। इसे गले में उभरे हुए एडम्स एप्पल के रूप में देखा जा सकता है।